नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीटेट एग्जाम के लिए कोई स्टडी मटेरियल सबसे महत्वपूर्ण है, वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले आपको हम यही बता देते हैं इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्योंकि दोस्तों जो आपका सीटेट का एग्जाम होता है वो लैंग्वेज के बेस पे होता है, कंसेप्चुअल बेस होता है, जिसमें तर्क शक्ति, सोचने की क्षमता जिस बच्चे की तीव्र होती है वह बच्चा इसमें बहुत अच्छा स्कोर ला जाता है। अगर हमको किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है तो उसके लिए हमको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तभी तो हम समझ पाएंगे ना कि क्वेश्चन की लैंग्वेज किस प्रकार से क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। इसलिए सिर्फ क्वेश्चन रटने का प्रयास ना करिए कि हम क्वेश्चन रट ले हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। आपको दोस्तों इस चैनल पर 2011 से लेके अब तक आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं, सभी पेपर डेली सॉल्व कराए जा रहे हैं। आपको जिस भी सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना हो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा दोस्तों। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है जहाँ पे आपको सब कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ में साथ हम सब सीटेट की थ्योरी क्लास भी शुरू किए हैं, जिसमें हम सब सीटेट में जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासें भी कंप्लीट करा रहे हैं। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका जो 21 जनवरी 2024 में आपका सीटेट एग्जाम हुआ था, वही उसी दिन पेपर पूछा गया था। इसमें पेपर 1 के अंतर्गत जितने भी आपके सब्जेक्ट थे उसे हम सब कवर कर चुके हैं। हम सब पेपर 2 के अंतर्गत आज हम सब हिंदी को कवर करेंगे। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत हिंदी को बहुत लाइटली नहीं लेते हैं, बोलते हैं चलिए हिंदी तो लास्ट में हम इसे कर लेंगे, बहुत इजी है। फिर वही बच्चे आके कहते हैं कि हमको हिंदी तो आ रहा था लेकिन हिंदी हमारा छूट गया। देखिए दोस्तों, अगर किसी सब्जेक्ट में आप 30 में 30 ला सकते हैं तो उसे आप अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि आप हिंदी ही आपका ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें आप 30 में 30 सही कर सकते हैं। क्या आप मैथ में 30 में 30 सही कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आप हिंदी को तैयार कर लें, हिंदी से आपका संस्कृत भी तैयार हो जाता है। क्योंकि हिंदी और संस्कृत में अगर हम सब सिलेबस की बात करें तो दोनों का सिलेबस सेम है, एक शब्द नहीं बदला है, बस ये हिंदी में लिखा रहता हुआ इंग्लिश में लिखा रहता है। इसलिए दोस्तों आप हिंदी को भी बहुत अच्छे से तैयार करिए, इसमें आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं। आइए चलिए हम सब आगे बढ़कर क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर हम सब हिंदी की बात करें तो हिंदी में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन आपके आते हैं पेडागोजी से और 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं गद्यांश पद्यांश से। तो यहाँ से गद्यांश पद्यांश शुरू होता है। पहले कह रहे हैं गद्यांश यहाँ से शुरू हो रहा है। इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नत के मार्ग पर चलने लगते हैं। अपनी यात्रा के आरंभ में वे अपनी प्रगति में बाधा डालने वाली सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं। उन आदि मानवों ने सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर भी इन खामियों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे बहुत कमजोर थे। आगे कह रहे हैं मानव अस्तित्व त्रिपक्षीय है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। अपनी यात्रा के प्रारंभिक चरण में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव ने अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की। मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे। हम यह नहीं कह सकते कि उन आरंभिक मनुष्य ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी। हालांकि उन्होंने जो भी उन्नत की वह किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं थी। अब क्वेश्चन की तरफ हम सब बढ़ते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है पहला रूपात्मक परिवर्तन, सेकंड ऑप्शन है अंधेरे युग, थर्ड है मानव अस्तित्व, लास्ट है आध्यात्मिक दुनिया। इसमें विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है, यह ग्रामर से क्वेश्चन है। ग्रामर से क्वेश्चन आपको 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा मानव अस्तित्व। यह आपका विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है, बाकी सभी विशेषण विशेष के उदाहरण हैं। अगला जो क्वेश्चन है, उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य क्या करे दोस्तों? अपनी खूबियों को जान ले। सेकंड ऑप्शन है अपनी कमियों को जान ले। थर्ड ऑप्शन है अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे, या फिर लास्ट है संघर्षरत रहे और विद्रोह करे।
उन्नत प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? अपनी कमियों को जान ले। जब तक मनुष्य अपनी कमियों को नहीं जानेगा तो वह उन्नत कैसे कर पाएगा? इसलिए मनुष्य अगर अपनी कमियों को जान गया तो उन्नत कर जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। सेकंड ऑप्शन है परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। थर्ड ऑप्शन है परिवर्तन अपरिपक्वता को दर्शाते हैं। फोर्थ ऑप्शन है परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। तो गद्यांश के अनुसार क्या कहा जा सकता है? परिवर्तन जो कैसा होता है? परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है दोस्तों। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो यही ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सही है, परिवर्तन मानव जीवन का ही सत्य है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अध्यात्म शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। अगर हम सब अध्यात्म शब्द है इसमें इक प्रत्यय लगा दें तो कौन सा शब्द बनेगा? पहला ऑप्शन है आध्यात्मिक बनेगा। सेकंड ऑप्शन है आध्यात्मिक बनेगा। थर्ड ऑप्शन है आध्यात्मिक, या फिर लास्ट ऑप्शन है आध्यात्मिक तमिक है। तो राइट आंसर इसमें क्या बनेगा? एक प्रत्यय लगाने पे क्या बनेगा? ऑप्शन सेकंड सही होगा, आध्यात्मिक बनेगा दोस्तों। सेकंड इज राइट आंसर। एक मिनट, क्या करें? हाँ, एक प्रत्यय ना आध्यात्मिक बनेगा दोस्तों, यह सही होगा। थर्ड ऑप्शन सही है, ना कि इसमें सेकंड ऑप्शन। इसमें क्या कह रहा है? इसमें बड़ी छोटी है ना, तो यह ऑप्शन आपका सही होगा, आध्यात्मिक होगा, ना कि आध्यात्मिक होगा। यह गलत है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है? मानव में हम सब कौन सा प्रत्यय और कौन सा उपसर्ग लगा सकते हैं? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ई और अ लगा सकते हैं। सेकंड है ई और अन लगा सकते हैं। थर्ड है इत अ लगा सकते हैं। लास्ट है ई और सु लगा सकते हैं। मानव शब्द में हम सब अगर प्रत्यय की बात करें तो ये लगा सकते हैं मानवीय, और उपसर्ग की बात करें तो आप उपसर्ग लगा सकते हैं, यह संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मानव के कौन से तीन पक्ष हैं दोस्तों? लाइन में कहा गया था ना कि मानव के तीन पक्ष होते हैं, कौन कौन से? पहला ऑप्शन है आध्यात्मिक त्रिपक्षी भौतिक। सेकंड ऑप्शन है सांसारिक मानसिक आध्यात्मिक। थर्ड ऑप्शन है भौतिक मानसिक सांसारिक। लास्ट ऑप्शन है भौतिक मानसिक आध्यात्मिक। आपको पता होगा इसमें जो फोर्थ ऑप्शन सही है, भौतिक की बात करता है, मानसिक की बात करता है और आध्यात्मिक की बात करता है। मानव के ही तीन पक्ष बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आदि मानव ने खाली जगह क्षेत्र में प्रगति की, परंतु फिर खाली जगह क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। इसमें आदि मानव की बात करना बता रहे हैं कि आदि मानव ने एक क्षेत्र में प्रगति की, वह कौन सा क्षेत्र था और किस में नहीं की, उसको बताना है। पहला ऑप्शन है आध्यात्मिक भौतिक। सेकंड ऑप्शन है भौतिक मानसिक। थर्ड ऑप्शन है भौतिक आध्यात्मिक। लास्ट ऑप्शन है मानसिक और भौतिक। इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा भौतिक और आध्यात्मिक दोस्तों। आदि मानव ने भौतिक में प्रगति की थी लेकिन आध्यात्मिक प्रगति नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है। उल्लेखनीय परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? बड़े बड़े परिवर्तन। सेकंड ऑप्शन है महत्वपूर्ण परिवर्तन। थर्ड ऑप्शन है पुस्तकों में उल्लिखित परिवर्तन। लास्ट ऑप्शन है पुरस्कृत परिवर्तन। उल्लेखनीय परिवर्तन से जो तात्पर्य होता है ऑप्शन महत्वपूर्ण परिवर्तन से है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। प्रगति प्राप्त करने की व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था दोस्तों? किसकी बात करें? प्रगति की बात करें। सभी मनुष्य के पास, सभी अज्ञानी मानवों के पास। थर्ड ऑप्शन है सभी अव्यवस्थित आदि मानवों के पास। लास्ट ऑप्शन है आदि मानवों के पास। प्रगति प्राप्त करने की जो व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था? ऑप्शन फोर्थ सही है, आदि मानवों के पास नहीं था। तो ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अब यहाँ से कविता दिया गया है, कविता को पढ़ना है और इससे जो क्वेश्चन बना हुआ उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से कह रहे हैं कविता है कट गया है शीश फल, ये शीश है झुका नहीं, राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं। एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो, सत्य के विजय सदा असत्य की हार हो। सच्चाई साथ में रहे कैसा भी अपना अंत हो, सत्य की विजय सदा, आगे बढ़ रहे हैं, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। सच्चाई साथ में रहे कैसा भी अपना अंत हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो।
यह तो कविता हो गया। अब इसे जो क्वेश्चन बने हैं, क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक कविता में खाली जगह किस पर सर्वाधिक बल दिया गया है? ऑप्शन ए प्रकाश पर दिया गया है, अंधकार पर दिया गया है, सत्य पर दिया गया है, राह पर दिया गया है। कविता में किस पे बल दिया है? बार बार सत्य की ही तो बात किया जा रहा है कि सत्य की विजय हो, असत्य की हार हो। तो ऑप्शन इसमें थर्ड इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, अंधकार खाली जगह का प्रतीक नहीं है। किसका प्रतीक नहीं है? बुराई का, निराशा का, चुनौती का, समाधान का। अंधकार जो है किसका प्रतीक नहीं है? ऑप्शन इसमें फोर्थ सही है, समाधान का प्रतीक नहीं है अंधकार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कविता के अनुसार राही की विशेषता है। राही की क्या विशेषता है? पहला ऑप्शन है हर तरह से काम निकालना। सेकंड ऑप्शन है हर तरह के मार्ग पर चलते रहना। थर्ड ऑप्शन है हर परिस्थिति में विजयी रहना। या फिर लास्ट ऑप्शन है हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। कविता के अनुसार राही की क्या विशेषता है? हर परिस्थिति में कार्यरत रहना, हर परिस्थिति में अडिग रहना। तो यही राही की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में ऑप्शन पहला है सिर नहीं कटना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है अंधकार नहीं होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है स्वाभिमान बना रहना चाहिए। लास्ट ऑप्शन है दुखी नहीं होना चाहिए। कविता में जो कह रहे हैं कि हमको किसी भी परिस्थिति स्थिति में स्वाभिमान बना रहना चाहिए। ऑप्शन इसमें थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। समूह से भिन्न शब्द युग में कौन सा है? हार बिहार, सत्य असत्य, जय पराजय, प्रकाश अंधकार। इसमें से कौन सा शब्द भिन्न है? आप कहेंगे फर्स्ट ही हार बिहार नहीं होगा, हार और जीत होना चाहिए। तो ये मेल खाता नहीं, तो हार बिहार कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इस कविता का मुख्य स्वर क्या है? तमस है, ओज है, श्रृंगार है, देशभक्ति है। किसकी बात कर रहे हैं? आप कहेंगे इसमें तो ओज की बात कर रहे हैं। ओज मतलब कि अपने अंदर जो आपके अंदर उत्तेजना है, उत्साह है, हमको अपने सफलता, अपने जो हमारा एम्स है उसे हमको पार पाना है, हमको सफलता हर हाल में लेना है। वही करें कि अपने अडिग रहो और अपना आपका जो टारगेट है उसे पूरा करो, वो यही करें। यह ओज इसमें इस कविता का मुख्य स्वर क्या है? ओज है। अगला जो क्वेश्चन है करें, अब यहां से आपके क्वेश्चन पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। कोझिकोड की एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान पर दूसरे के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा? ऑप्शन है पहला मलयालम के दो प्रकार हैं। मलयालम की क्षेत्रीय बोली है। सेकंड थर्ड ऑप्शन है मलयालम की सामाजिक बोली है। लास्ट ऑप्शन है ये दो भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। आप कहेंगे इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड दोस्तों, मलयालम की ये सामाजिक बोली है दोस्तों। मलयालम की क्षेत्रीय बोली नहीं आप कहेंगे, दो लोग बोले अलग अलग बोले, ये सामाजिक बोली है। कोई किस प्रकार से बोल रहा है, कोई किस प्रकार से बोल रहा है। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। नीचे दिए गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों के भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया। पता लगाएं कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि के किस रूप में जाना जाएगा। निम्नलिखित शब्दों से संबंधित शब्द और वाक्य का पता लगाइए। परिवार, संबंध, भावनाएं। ऑप्शन है थीम आधारित शब्दावली है, शब्द समूह है, समूह शब्दावली है, शब्द जाल है। परिवार, संबंध, भावनाएं यह किससे संबंधित है? आप कहेंगे आप ईवीएस में अगर पढ़े होंगे, ये थीम से संबंधित है ना दोस्तों। जो थीम और उप थीम होते हैं, परिवार, संबंध यह आपके थीम के ही अंतर्गत आते हैं। थीम आधारित शब्दावली है। वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने के अंतःक्रिया के लिए करते हैं? ऑप्शन है संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता। सेकंड ऑप्शन है बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल। थर्ड ऑप्शन है संप्रेषणात्मक भाषा कौशल। फोर्थ ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक भाषा निपुणता। क्या कहा जाएगा? ऑप्शन इसमें जो सही है सेकंड ऑप्शन सही है, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता या न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचार पर चर्चा करें। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है? ऑप्शन है पहला समालोचनात्मक साक्षरता कौशल, सेकंड ऑप्शन है समालोचनात्मक शिक्षा शास्त्र, थर्ड ऑप्शन है समालोचनात्मक भाषा विकास, फोर्थ ऑप्शन है उच्च स्तरीय भाषा कौशल। इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट समालोचनात्मक साक्षरता कौशल। अगला जो क्वेश्चन है, व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? ऑप्शन पहला है यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए, सेकंड ऑप्शन है व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, थर्ड ऑप्शन है व्याकरणिक तत्वों के नियमों को जानना, फोर्थ ऑप्शन है भाषा और उसकी संस्कृति को जानना। तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा। अधिगम प्रक्रियात्मक ज्ञान का क्या है दोस्तों? यह जानना कि व्याकरण प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों पेयर्स में कार्य करवाने वाली गतिविधियां करवा रही है, जिसमें सभी जोड़ियों पेयर्स को 10 वाक्य की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरे वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उस दूसरे वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं। बाद में मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? ऑप्शन पहला पारस्परिक लेखन, सेकंड ऑप्शन है पारस्परिक श्रवण, थर्ड ऑप्शन है वाक्य श्रुति लेख, लास्ट ऑप्शन है पारस्परिक श्रुति लेख। इसे जो कहा जाएगा ऑप्शन फोर्थ, इसे पारस्परिक श्रुति लेख कहा जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक भाषा के बारे में सही नहीं है? सांकेतिक भाषा की बात करें जो इसे हम इशारों के द्वारा जो बताया जाता है वही आपका सांकेतिक भाषा कहा जाता है। इसके कथन में क्या सही नहीं है? सांकेतिक भाषा के बहुत से प्रकार हैं। सांकेतिक भाषा प्राकृतिक भाषा है, थर्ड ऑप्शन है सांकेतिक भाषा की व्याकरण नहीं होती है, लास्ट ऑप्शन है सांकेतिक भाषा व्याकरण होती है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड दोस्तों, सांकेतिक भाषा की व्याकरण नहीं होता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? त्रिभाषा सूत्र की बात करें, पहला का ऑप्शन मातृभाषा घर की भाषा क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में, सेकंड है अंग्रेजी हिंदी घर की भाषा स्थानीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में, थर्ड है मातृभाषा घर की भाषा हिंदी प्रथम भाषा के रूप में, लास्ट है मातृभाषा घर की भाषा अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा मातृभाषा घर की भाषा क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में, यही ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? ऑप्शन है पहला उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, सेकंड है उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने वाले कुछ विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षण में सुधार की जरूरत है, थर्ड है उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने सुधार लाने की जरूरत है, लास्ट है उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जो भाषा की परीक्षा में अधिक अंक लाना चाहते हैं। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा था ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर, उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने सुधार लाने की जरूरत है। अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं, पाठ वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। यह विधि को क्या कहेंगे? ऑप्शन है पहला ऑप्शन है व्याकरण अनुवादिक विधि, सेकंड ऑप्शन है पारस्परिक शिक्षण विधि, थर्ड ऑप्शन है संरचनात्मक उपागम, लास्ट ऑप्शन है मॉडल पठन। इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन पारस्परिक शिक्षण कहा जाएगा दोस्तों, पारस्परिक शिक्षण। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाते हैं और शिक्षार्थियों से कहते हैं कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी
समूह में सुनाएं, फिर कक्षा में सामान्य भाषा में ही यही कहानी सुनाएं। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्त को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है पहला परिभाषा व्यवहार, सेकंड ऑप्शन है बहुभाषिक नीति, थर्ड ऑप्शन है बहुभाषा शिक्षण, लास्ट ऑप्शन है भाषा अर्जन। अब देखिए इसमें तो भाषा अर्जन तो होगा नहीं, अब बचा क्या आपके पास? 3 ऑप्शन बचे। यह परिभाषा व्यवहार कहलाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट होगा। अगला जो क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है, इस पठन को क्या कहेंगे? ऑप्शन क्या पढ़ क्या रहे? विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए दोस्तों, इसे कहेंगे समालोचनात्मक चिंतन। सेकंड ऑप्शन है सरसरी तौर पर पठन, थर्ड ऑप्शन है बारीकी से पठन, लास्ट ऑप्शन है अध्ययन कौशल। वो विशिष्ट जानकारी चाहिए उसे, इसलिए वो समाचार पत्र को पढ़ रही है। राइट आंसर इसमें हो जाएगा बारीकी से पठन। जब आप बारीकी से पढ़ेंगे तभी से विशिष्ट जानकारी आपको मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन है, आंतरिक भाषिक पहचान क्या है? पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजता भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। सेकंड है शिक्षार्थी के निर्णय सहजता भाषा में कुछ और कुछ लक्ष्य में भाषा कुछ असमान होते हैं। थर्ड है शिक्षार्थी का यह निर्णय कि सहजता भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध पैदा करता है। फोर्थ है शिक्षार्थी की यह समझ कि विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं का आधार समय अनुशासन है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजता भाषा में कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कक्षा 6 के शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है, विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है पहला पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। सेकंड ऑप्शन है तमिल भाषा अर्जन और अंग्रेजी तथा पंजाबी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। थर्ड है तमिल, यह सभी 3 भाषाएं पंजाबी तमिल अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएंगी। लास्ट है अंग्रेजी भाषा अर्जन पंजाबी और तमिल भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। देखिए अर्जन मतलब होता है जो बच्चा शुरू से सीखे, जो बच्चा अपने परिवार में सीखे, अपने मम्मी पापा से सीखे, वह अर्जन होता है उस भाषा। अधिगम मतलब जो बच्चा सीखे, अलग से सीखे, जैसे पंजाबी और तमिल तो वह भाषा आपका अर्जन कहलाएगा और अधिगम अंग्रेजी क्या कहलाएगा? वह अधिगम कहलाएगा। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्योंकि वह तमिल कैसे सीखी? तमिल वह आसपास के रहने वालों से सीख गई, पड़ोसियों की मदद से। यहाँ पे देखिए पड़ोसी की मदद से सीख रही है ना, इसलिए यह अर्जन कहा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? विस्तृत पठन कह रहे हैं सराहना बोध के लिए पठन, थर्ड और सेकंड है वैरुएशन के लिए पठन, थर्ड है व्याकरण अधिगम के लिए पठन, आनंद के लिए पठन। इसमें विस्तृत पठन आपको कौन सा ऐसा इसमें पठन है जो विस्तृत पठन के लिए नहीं जरूरी है? ये लास्ट क्वेश्चन है, यह इसमें थर्ड ऑप्शन व्याकरण अधिगम के लिए पठन। यह विस्तृत पठन के लिए पठन का उद्देश्य नहीं है। आज हम सब दोस्तों 30 क्वेश्चन कवर किए जो कि आपके हिंदी से 30 क्वेश्चन थे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। इसी के साथ ये क्लास समाप्त करते हैं, आपसे फिर एक नई वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।